जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आपके साथ मैं हूं कृष्णा सिंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मंगलवार की सुबह प्रदूषण की वजह से जहरीली हुई बालाघाट शहर की हवा। धुंध की वजह से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में हुई जलन। कोविड संक्रमण के दौरान फ्रंट पर रहकर काम करने वाले 25 डॉक्टर सहित 55 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का शासन ने दिया आदेश। अधूरे आवास में मंगल ग्रह प्रवेश, हितग्राहियों ने बताई परेशानी, जल्द पूरी किस्त देने की मांग की। सहकारी सेवा समिति कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया भजन कीर्तन। 1 अप्रैल को सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी। रबी की फसल में सिंचाई के लिए जिले में बड़ी बिजली चोरी की घटना। 187 किसानों पर 15 लाख रुपए का हुआ जुर्माना। राशि स्वीकृत होने के बाद भी सराटी जलाशय मरम्मत की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। एक लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी शैलेश नेवारे 28 वर्ष जयताड़ा एकात्मता नगर नागपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया कि इस आरोपी के द्वारा लड़की के अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल करने से लड़की की तयशुदा शादी टूट गई थी। गिरफ्तार इस आरोपी को यहां की विशेष अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अपेक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के दरमियान घटित हुई। शैलेश नेवारे के बालाघाट में रिश्तेदार है। जब भी वह बालाघाट आता तब इस नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहता था। शारीरिक संबंध बनाने से यह सिलसिला 2014 से मार्च 2022 तक चला। हाल ही में लड़की की शादी तय हो चुकी थी, किंतु आरोपी शैलेश नेवारे के द्वारा लड़की के अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल करने से लड़के पक्ष ने शादी तोड़ दी थी, जिसके बाद इस लड़की ने कोतवाली पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज की थी, जहां पर शैलेश नेवारे के विरुद्ध धारा 450, 376 2N, 506 भारतीय दंड विधान 5/6 पास्को एक्ट एवं धारा 66E IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। ये कल एक धारा 450, 376 2N, 506 IPC और 5/6 पास्को एक्ट और साथ ही 66E IT एक्ट के तहत एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें घटनाक्रम ये था कि जो पीड़िता से 2014 से उससे आरोपी के द्वारा संबंध स्थापित किया गया था। उसको बहला फुसला के शादी करने का झांसा दे के, और उसके साथ ही उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ें ये थी कि इसने जब उसके साथ में दुष्कर्म किया या अश्लील हरकतें की, उसने फ़ोटोग्राफ्स ले लिए, वीडियो बना लिए, और वही वीडियो और फोटोग्राफ्स, असली फोटोग्राफ्स उसने उस पीड़िता के मंगेतर को भिजवाई, जिससे उसकी तो रिश्ता भी टूट गया उस पीड़िता का। और उसके बाद कंटिन्यू वो जान से मारने की धमकी दे के यहाँ पे बालाघाट में लोकल शहर में और इसकी पीड़िता के घर में, इवन जब ये पीड़िता इंदौर PSC की परीक्षा की तैयारी के लिए गई थी तो वहाँ भी उसको साथ में उसने जाके उसने प्रताड़ित करके और डरा धमका के उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसी में आरोपी शैलेश नेवारे, जो कि महाराष्ट्र नागपुर का रहने वाला है, उसको आज अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उसने जो भी स्वीकार किया, बाद उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकाड़ी समनापुर में घरेलू विवाद के चलते एक महिला को उसके पति, बेटे और बहू ने हाथ मुक्के और हथियार से मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर उसे घर से निकाल दिया है। घायल महिला केसरबाई पति हरिप्रसाद मस्करे 45 वर्ष का इलाज जिला अस्पताल में किया गया, जिसकी रिपोर्ट पर ग्रामीण थाने में उसके पति हरिप्रसाद मस्करे, बेटा संजू मस्करे और बहू अंकिता मस्करे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। ग्रामीण पुलिस ने केसरबाई का इलाज जिला अस्पताल में करवाया है। वहीं उसकी रिपोर्ट पर उसके पति हरिप्रसाद मस्करे 48 वर्ष, बेटे संजू मस्करे 26 वर्ष, बहू अंकिता मस्करे 20 वर्ष सभी वार्ड नंबर 14 टेकाड़ी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है।
मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 29 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में प्रवेश दिलाने के लिए हितग्राहियों का मंगल प्रवेश कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किया गया। निश्चित ही इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने जमकर ताल ठोकी और वाहवाही भी बटोरने की कोशिश की, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हमने जब जिला मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 33 गायखुरी आवास टोली और शहर के बूढ़ी वार्ड के उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया तो पता चला कि सरकार की हकीकत, सरकार के वादे मंगल प्रवेशी मैदानी स्तर पर पूरा होता दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने सीधे हितग्राहियों से चर्चा की, जिन्होंने अपना दुखड़ा बताया कि 3 वर्ष हो गए पीएम आवास की पूरी राशि नहीं मिली। इस कारण अभी बहुत से लोगों को आवास अधूरे पड़े हैं। गायखुरी आवास टोली निवासी दीपक नेवारे बताते हैं कि 3 वर्ष का समय बीत गया, उन्हें अब तक अंतिम किस्त नहीं मिली। इस कारण मकान का काम अभी अधूरा पड़ा है। दर्जनों बार वे नगर पालिका के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कंप्लीट हो गया। क्या क्या हुआ अभी? स्लिप हो गया, सब हो गया। बचा क्या है? बस प्लास्टर बचा है। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे प्लास्टर? 50,000 आए। ये क्या आखिरी किस्त है क्या? हाँ, आखिरी किस्त है। कब से नहीं मिल पा रही है आप लोग को? ये तो 2-3 साल हो गए जी। तो आप लोगों ने कभी बोली नहीं क्या? नगर पालिका जा के तो गए कई बार। इसी तरह की कुछ कहानी आवास टोला निवासी रानू गुर्जर भी बताती है कि 8 महीने से अधिक का समय बीत गया। उनके द्वारा जैसे तैसे छत डालकर मकान में रहना शुरू किया गया है, लेकिन बाकी की किस्त नगर पालिका के माध्यम से नहीं मिल पा रही है। पीएम आवास की मकान की किस्त में लेट लतीफ़ी को देखते हुए अधूरे मकान में ही रहना शुरू कर दिया। अच्छा, ये कब से बना रहे मकान आप लोग? ये तो 2 साल हो गए। अभी तक तो कंप्लीट हो जाना था, क्यों नहीं हो पाया कंप्लीट? सर किस्तें ही नहीं डलती तो कंप्लीट नहीं होगा। टाइम पे किस्तें डलना चाहिए, टाइम पे किस्तें नहीं डलती, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। घर से भी कितना पैसा ये करेंगे, कमाएंगे कि मकान बनेंगे। कब से नहीं मिल पाई आपको? ये हो गए 8-9 महीने। 8-9 महीने। हम जैसे जैसे आवास टोली में आगे बढ़ते गए, हमें पीएम आवास के हर हितग्राही ने अलग अलग परेशानी बताई, जिसमें आरती साहू बताती है कि उनके द्वारा कर्ज लेकर मकान पूरा बनवा लिया गया, लेकिन पैसे नहीं मिलने की वजह से अब परेशानी हो रही है। कर्ज का ब्याज बढ़ते जा रहा है। अच्छा, आप लोग का मकान कंप्लीट हो गया है? जी हो गया, कब से हो गया जी। बना रहे थे, कहाँ रहे थे? जबरा में तो अपना रहते। जी हाँ, तो कंप्लीट हो गया है, बचा हुआ है अभी कुछ? नहीं, कंप्लीट हो गया। तो ये तो देखा जा रहा है कि प्लास्टर वगैरह बचे हुए अभी नहीं, तो पीछे से है ना जी। तो ये प्लास्टर सब अपने तरफ से करवाएंगे? हाँ। तो कितने किस्त बची हुई आप लोग की? 50 बची है। तो ये काम कैसे करवाए फिर आप लोगों ने? फिर अब कर्जा करके करवाए जी, क्या करते हैं। अच्छा, तो नगर पालिका में बोले नहीं कि आपने कभी कि किस्त डालो करके? नहीं बोले हैं। पार्षद को? नहीं, उनको भी नहीं बोले। अच्छा, जियो टैग वगैरह हो गया पूरा? पीएम आवास से जुड़ी हुई परेशानी शहर के अकेले गायखुरी की नहीं, बल्कि यही परेशानी बूढ़ी, गंगानगर सहित अन्य क्षेत्रों की भी है, जहां पर हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें पीएम आवास की राशि के लिए महीनों नहीं बरसों इंतजार करना पड़ रहा है। उस पर रोजाना बढ़ती महंगाई से यही राशि बहुत कम पड़ रही है। अच्छा, कब से बना रहे मकान आप लोग? ये तो हो गया साल भर दिन होने लगा जी, अभी तो बन नहीं रहा है। ये पीएम आवास के तहत ही बना रहे ना? हाँ, इसके तो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? 1 साल हो गया। ये तो अभी पैसे मिले ही नहीं, है भी नहीं है ना अपने पास में। तो पैसे आखिरी किस्त है, अभी तो है ही नहीं, इतना ही पैसा। हाँ, उधारी बाड़ी करके सही समय हो जाता है। अभी तक कंप्लीट था हमारा। क्या क्या बचा हुआ है तो काम अभी आप अभी सिर्फ प्लास्टर बाकी है, अभी तो अभी सब पूरा काम बाकी है। अभी तक हमको 3 राशि मिली, आखिरी राशि में बीच में हमको कर्जा करके हमने अभी बना है। अच्छा, कितनी मिलनी थी इसमें? अभी 4 राशि मिलनी था। हाँ, अभी 50 मिलने की है। अच्छा, क्या क्या काम बचा हुआ आप लोग का? अभी प्लास्टर, नीचे का फ्लोर। अच्छा, ये तो देखा जा रहा है कि आप लोग का तो पूरा हो चुका है सामने पे। हाँ। तो कर रहे हम लोग, पर ऐसा है कि कर्जा मंग के कर रहे हैं किसी को। तो राशि मिल जाती तो ये दिक्कत नहीं जाती? नहीं आती। कब कितने दिनों से अटकी हुई तो राशि आप लोग की? 3 साल। 3 साल से? हाँ। यही नहीं, इस विषय पर जब हमने जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जुगल बम्बूरी से चर्चा की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि शासन के द्वारा शहरी नहीं ग्रामीण स्तर पर ऊपर से राशि के वितरण में लेट लतीफ़ी की गई है। नतीजा कई आवास आज भी अधूरे पड़े हैं। यही नहीं, महंगाई की वजह से भी आवास बनाने में हितग्राहियों को दिक्कतें आ रही है। पहला विषय तो है कि महंगाई बढ़ गई है ना, इससे कोई दो राय नहीं है। हाँ, महंगाई बढ़ने के कारण क्या है, और अभी हमारे ग्राम पंचायत कोसमी में थोड़ा लेट पैसा गया,
खातों में करीब ये प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को, तो उसके कारण में लेट बना। मैं बगदरा पंचायत भी गया तो वहाँ बहुत से मकान बन चुके हैं, तो वहाँ लगभग मैंने 2 मकान में गृह प्रवेश करवाए हैं, है ना। और विषय इस बात का भी है कि महंगाई तो है ही, साथ ही एक और चीज़ है कि जो शासन के प्रारूप में जो नक्शा आया है प्रधानमंत्री आवास के, वो 2 कमरे का है और एक किचन का है। अब वो हितग्राही जो चाह रहे हैं कि बड़े से बड़ा मकान बनाऊँ, उनमें लागत भी ज़्यादा लग रही है। तो अगर प्रारूप के हिसाब से बनाए तो समती तो बन ही जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा घर से, लेकिन अगर बड़ा बना रहे तो उसके कारण ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसके कारण थोड़ा प्रधानमंत्री आवास में गति कम है। अभी शासन भी इस विषय पे सोच रही है और हमने भी एक जनपद में बैठक में एक प्रस्ताव बात रखे हैं कि शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाए कि अभी महंगाई के दौर में प्रधानमंत्री आवास बनने में दिक्कत जा रही है। आप शहर में जैसे 2.5 लाख है, ग्रामीण में भी 2.5 लाख किया जाए। पीएम आवास की राशि में लेट लतीफ़ी की जानकारी के लिए जब हमने नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यही जानकारी दी कि वरिष्ठ स्तर से ही राशि रिलीज करने में देरी की जा रही है। उनके द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है, बावजूद इसके कि 3 से 4 वर्ष पहले स्वीकृत की गई पीएम आवास की पूरी किस्त अब तक हितग्राहियों के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। संभागीय वन विकास निगम के अंतर्गत विगत 12 से 15 साल से कार्य कर रहे 60 से अधिक सुरक्षा श्रमिकों के नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे। उन्हें 3 माह से मानदेय काट कर दिया जा रहा है, जिससे उनकी नाराजगी है और इसी को लेकर सोमवार को संभागीय कार्यालय में उन्होंने प्रदर्शन किया। लगभग 60 की संख्या में लामता परियोजना संभागीय कार्यालय पहुंचे श्रमिकों ने बताया कि उन्हें अधिकारी ने कुशल के बजाय अकुशल श्रमिक की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जिसमें उनके मानदेय कटौती की जा रही है, जिससे उनके सामने नौकरी का संकट बन गया है। आपको बता दें कि पूर्व में वन विकास निगम के सेवारत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को 10 साल से अधिक की सेवा होने पर कुशल श्रेणी का श्रमिक मानकर कुल मानदेय के अलावा 1500 रुपये और 20 साल होने पर 2500 रुपये का अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन अब इस तरह के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय। हम लोग आए थे दिसंबर 2021 से हम लोगों की तनख्वाह कटौती कर दी गई है, जिसमें 1500, 2500 और उसके बाद जनवरी से हमें पहले मिलता था अर्धकुशल, कुशल, जिसके 6 साल हो गए तो उसको अर्धकुशल, जिसके 12 साल हो गए तो कुशल मिलता था। किंतु जनवरी 2022 से संभागीय प्रबंधक महोदय द्वारा ये आदेश निरस्त कर दिया गया और सभी लोगों को जिसके 15 साल हो गए या जिसके 3 साल भी हो गए, उनको सबको अकुशल का ला के खड़ा कर दिया गया है, जिससे हमें हर महीने 3500, 4000 रुपये का हर महीने नुकसान हो रहा है। अभी कितना मिल रहा है? अभी हम लोग को 8800 रुपये, जो हम लोग 15 साल से काम करने के बाद में हम आज सुनने की स्थिति में आके खड़े हो गए। वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक सुदेश महिवाल ने बताया कि यह सही है कि इन श्रमिकों को कुशल श्रमिक मानदेय दिया जा रहा था, पर अब जो पूर्व के आदेश थे उसे निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण उनके मानदेय को कटौती कर दिया गया है। इस संबंध में शासन स्तर से जो आदेश आएंगे तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में ये हमारे यहाँ के सभी सुरक्षा श्रमिक हैं जो फील्ड में वनों की सुरक्षा का काम करते हैं, वृक्षारोपण सुरक्षा का काम करते हैं। इनको पुराने निर्देशों के तहत 10 वर्ष की सर्विस होने पे 1500 रुपये और 20 वर्ष की सर्विस होने पे 2500 रुपये देने का प्रावधान था और दिया भी जा रहा था। लेकिन अभी 2016 में एक गजट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 2013 के गजट नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया गया है और दैनिक वेतनभोगी का जो नाम था वो समाप्त करते हुए उनको सबको विनियमित कर दिया। 2007 के पहले के जितने थे उनको सबको विनियमित कर दिया है और ये जो 1500 और 2500 वाली जो प्रावधान था उसको निरस्त कर दिया है। तो जब ये चिट्ठी वहाँ से जारी हुई और आदेश जारी हुए तो हमने इनको 1500-2500 देना बंद कर दिया। तो उसी के विरोध में ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी 10 वर्ष की सर्विस हो गई तो हमें 1500 मिलना चाहिए, लेकिन शासन के निर्देश नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस समय जहां किसान रबी की फसल को लेकर चिंतित है, तो वहीं विद्युत विभाग बिजली की चोरी को कैसे रोके इसकी जुगत में है। पिछले कुछ माह से बिजली चोरी के मामले काफी बढ़ गए हैं। इसके आंकड़ों की बात करें तो बालाघाट विद्युत वितरण केंद्र में इस वित्तीय वर्ष में 187 बिजली चोरी के मामले बनाए गए,
जिन पर 15.25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया तथा इसमें 7 से 8 लाख रुपए की रिकवरी जमा भी की जा चुकी है। आपको बताया कि विद्युत विभाग क्षेत्र में जो क्षमता रहती है उसके अनुसार विद्युत आपूर्ति करता है, लेकिन लोगों के द्वारा क्षमता से अधिक अवैध रूप से बिजली चोरी कर खपत की जाती है, जिसके कारण विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर एवं केबल जल जाते हैं। इससे विद्युत विभाग को क्षति तो पहुंचती है, साथ ही क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या भी व्याप्त हो जाती है। हमारे क्षेत्र में जैसे जहाँ पे केबल लगे हुए हैं और मिक्स लोड जहाँ पे पंप और घरेलू कनेक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि पंप का लोड बढ़ने के कारण केबल, ट्रांसफार्मर के केबल और सर्किट के केबल और ग्रिप वगैरह जलने की शिकायत आ रही है। शिकायत प्राप्त होने पे हम लोगों को तुरंत उसका निराकरण करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग तीनों फेज के लोड चेक करके और उसको लोड को बैलेंस करते हैं और वहाँ अनियमितता जो पाई जाती है, जो बिजली चोरी वगैरह के प्रकरण रहते हैं, उन लोगों को सघन जांच करके प्रकरण बना के उनको विधिवत कनेक्शन करवाते हैं। अभी वर्तमान की बात करें सर, तो अभी क्या स्थिति है? क्या मतलब कैसे लोग, क्योंकि अभी तो अब केवल रहा नहीं, अब मोटरों से किस टाइप से रहती है चोरी इनकी विद्युत की? नहीं, अभी भी 40% एरिया में केबल लगा है। 60% एरिया जो है जहाँ पे बेयर कंडक्टर मतलब नंगे तार बोलते हैं अपन, लगे हुए हैं। और उसमें क्या होता है कि लाइनमैन जैसे किसी का कनेक्शन काटा या बिजली चोरी के वायर लेके आया या हम लोग प्रकरण बनाए और सघन एरिया में मतलब जैसे दूर दराज के एरिया में क्या होता है कि हम उसको रात में मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, तो लोग पुनः उस एक्स्ट्रा तार लगा के और बिजली का उपयोग करते रहते हैं, क्योंकि आज के तारीख में बिना बिजली के कोई भी नहीं रह रहा है। जैन महिला मंडल ने श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के द्वारा 23 मार्च से गहोली क्लासेस का आयोजन किया गया। उसके बाद 29 मार्च को गहोली प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर आकर्षक गहोलियां अक्षत से तैयार की। इसके संबंध में जानकारी देते हुए जैन महिला मंडल के अध्यक्ष सीमा वाफना एवं कोषाध्यक्ष भारती सिंघी ने बताया कि यह गहोली प्रतियोगिता है। इसमें जैन धर्म के अनुसार मूर्ति पूजक परंपरा में भगवान के सामने अक्षत से पूजा की जाती है। अक्षत पूजा का प्रतीक है। इसको जितना सजाया जाए उसमें हमारे भाव की शुद्धता रहती है। हम परमात्मा की ये बताए हुए मार्ग पर चलने के योग्य बने, इस भाव से यह क्लास रखी गई। मंडल के सदस्यों के द्वारा 7 दिन तक गहोली बनाना सिखाया गया और उसके बाद मंगलवार को प्रतियोगिताएं रखी गई। इसका परिणाम महावीर जयंती के एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। ये गहोली प्रतियोगिता है और चावल अक्षत से हम भगवान के सामने पूजा करते हैं। कितने दिवसीय है कार्यक्रम ये हमने 8 दिवसीय कार्यक्रम रखा, जिसमें 8वें दिन हमने कंपटीशन लिया, 7 दिन सिखाए। हम इसमें चावल से गहोली बनाना सिखाए और सजाना सिखाए। ये गहोली प्रतियोगिता है। इसमें जैन धर्म के अनुसार मूर्ति पूजक परंपरा में भगवान के सामने सेंगे चावलों से मतलब अक्षत से पूजा की जाती है। और ये अक्षत पूजा प्रतीक है कि हमारे 4 गति मतलब हम मनुष्य, तिर्यांश, देव और नरक को छोड़ के भगवान जैसे बने, इस भाव से ये पूजा की जाती है। और इसको जितना डेकोरेट करके बनाया जाए, जितना सजाया जाए, उतने हमारे भावों की शुभता रहती है। हम परमात्मा के वीर प्रभु के बताए मार्ग पर चलने के योग्य बने, इस भाव से यह कंपटीशन, यह क्लास रखी गई। और कंपटीशन तो सिर्फ एक प्रतीक है कि ऐसी कक्षाओं में कंपटीशन किया जाना चाहिए। कोरोना महामारी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते 2 वर्ष पूर्व अस्पताल में रखे गए स्वास्थ्य कर्मी अपनी सेवाएं अब आगे जारी नहीं रख सकेंगे। यह आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक प्रियंका दास ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस विषय में पत्र भेजा है। शासन के द्वारा जारी किए गए इस आदेश का असर कोरोना काल के दौरान जिले में अस्थायी तौर पर रखे गए 25 चिकित्सकों पर पड़ा है, जिनकी 31 मार्च तक सेवाएं लेने के बाद 1 अप्रैल को सभी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। एनएचएम संचालक के द्वारा जारी किए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर अस्थायी मानव संसाधन रखने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अब अस्थायी मानव संसाधन पर खर्च होने वाले मासिक मानदेय के लिए बजट उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते कोरोना महामारी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की 31 मार्च तक सेवा लेने के पश्चात 1 अप्रैल को उनकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। अंततः भविष्य में इन्हें मासिक भुगतान नहीं किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि एनएचएम विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर कोरोना काल में रखे गए चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जिले में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन टेक्नीशियन, अन्य स्टाफ सहित कुल 25 चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे गए थे, जिनकी सेवा समाप्त की जाएगी क्योंकि ये आदेश शासन के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसका पालन कराया जा रहा है, जिसके आदेश जिला स्तर से भी जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी कर नगर पालिका के कार्यों से जुड़े संबंधित 6 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले में कार्यरत 2 अधिकारियों का भी समावेश है, जिन्हें 2 कार्य दिवस में वर्तमान कार्य से मुक्त होकर नई जगह स्थानांतरित किए गए कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल उप सचिव तरुण राठी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बालाघाट नगर पालिका में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे को जिला मंडला के नगर पालिका परिषद नैनपुर में सीएमओ का पदभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए। आपको बताया कि इसके पूर्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बालाघाट मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे का 31 अगस्त 2020 को जिला सिवनी के बरघाट नगर पालिका परिषद में स्थानांतरण किया गया था, लेकिन वर्तमान सीएमओ पद को लेकर चल रहे विवाद और हाईकोर्ट में चल रहे केस के चलते उन्होंने बरघाट नगर परिषद में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, जिसके चलते श्री वाघमारे लूप लाइन के तहत बालाघाट नगर पालिका में ही पदस्थ थे, जिनके बरघाट स्थानांतरण को निरस्त करते हुए अब उनका स्थानांतरण नैनपुर नगर पालिका परिषद में किया गया है। इसी तरह जिला शहरी विकास अभिकरण बालाघाट परियोजना अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे डूडा अधिकारी गजानन नाफड़े को नगर पालिका परिषद मंडला स्थानांतरित किया गया है। आपको बताया कि श्री नाफड़े को 10 जून 2021 को डूडा से नगर पालिका निगम जबलपुर उपायुक्त के तौर पर स्थानांतरण किया गया था। उक्त आदेश को निरस्त करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग उप सचिव ने श्री नाफड़े को नगर पालिका परिषद मंडला में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पद पर स्थानांतरित किया गया है। वाराणसी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट की विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी अरुण पाटिल निवासी वाराणसी लोहारा दसरा टोला को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 400 रुपये अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 नवंबर 2019 को नाबालिग बच्ची के साथ लोहारा के दसरा टोला थाना वाराणसी निवासी अमरदास पाटिल ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर वाराणसी पुलिस के द्वारा पास्को एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी 22 वर्षीय अरुण पाटिल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसके बाद से उक्त प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को एक्ट के विशेष न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा साक्ष्य, गवाह और दस्तावेजों के आधार पर अरुण पाटिल पर दोष सिद्ध होने पर उसे भारतीय दंड विधान की धारा 342 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास, भारतीय दंड विधान की धारा 376 क, ख एवं पास्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड न अदायगी की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश देते हुए सजा सुनाई गई है। इसमें अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी वाराणसी शशिकांत पाटिल के द्वारा की गई।